अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट हारिस निसार हियर। आज हम लॉ गेट के तैयारी के हवाले से सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। तो चैप्टर 5 में हम अरेस्ट के बारे में, एस्केप और रिटेकिंग के हवाले से देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 46 से लेके 53A तक इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो ये पार्ट है वो है अरेस्ट जनरली। सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड, कि गिरफ्तार कैसे किया जाता है। सब सेक्शन 1 में बात की जाती है इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन। जब गिरफ्तार करने लगे मुलजिम को तो पुलिस ऑफिसर, पुलिस या कोई वो दूसरा बंदा, मेकिंग द सेम, जो कि अरेस्ट कर रहा हो, शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी, वो टच कर सकता है, हाथ लगा सकता है, और कन्फाइन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना या अपने कब्जे में लेना, तहवील में लेना, या कन्फाइन द बॉडी, उसको कन्फाइन कर सकता है मुलजिम की बॉडी को, बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट करना है, अनलेस देयर बी ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। ये काम वो तब तक कर सकता है जब तक मुलजिम या मुजरिम की तरफ से सरेंडर नहीं हो जाता। अब सरेंडर करने का क्या वे है, या तो वो वर्ड से कह दे, वो बोल दे कि ठीक है मैंने सरेंडर किया, आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं कोई मज़ामत नहीं करूँगा, या बाय एक्शन, या वो ऑब्वियसली पुलिस के साथ जो उनको अरेस्ट करने हैं वो आराम से उसके साथ चले गए। तो ये इसका 46 सेक्शन हो गया। तो सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 है रेजिस्टिंग एंडीवर टू अरेस्ट। ये बेसिकली रेजिस्टिंग है, स्पेलिंग गलत है। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडीवर टू अरेस्ट हिम, अगर कोई बंदा वो फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडीवर टू अरेस्ट हिम, वो कोई पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट कर रहा हो किसी पर्सन को, मुलजिम को, और वो उसको रेजिस्ट करे, उसको वो मज़ामत वो करे, और वो उसमें जो भी है जो मामले में मुश्किल बनाए पुलिस ऑफिसर के लिए, और अटेम्प्ट टू अवेड दी अरेस्ट। अवेड का मतलब होता है कि एस्केप करना या अवॉइड करना, या वो गिरफ्तारी से भागने की कोशिश करे। सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज़, तो जो पुलिस ऑफिसर उस बंदे को अरेस्ट कर रहा है वो, या दूसरा पर्सन जो कि ऑथोराइज हो अरेस्ट करने के लिए, मे यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट अरेस्ट, तो वो तमाम वो अमल कर सकते हैं जो कि ज़रूरी है मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए, इन केस अगर वो मज़ामत करे आगे। सबसेक्शन 3 नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स द राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। इस सेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये इख्तियार देता है कि पर्सन की डेथ कि उसको मार दिया जाए। पर्सन से मुराद ऑब्वियसली अक्यूज्ड है। हु इज़ नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कि अक्यूज ना हो उस ऑफेंस का जिस ऑफेंस की सज़ा जो उसकी डेथ पेनल्टी हो, या उम्र कैद सज़ा हो। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि अरेस्ट करते वक्त कोई भी पुलिस अफसर अगर किसी मुलजिम को अरेस्ट कर रहा है और वो मिसाल है कि वो भाग रहा है या कोई मज़ामत कर रहा है, तो वो उसे पकड़ने के लिए तो उसको ये नहीं कर सकते कि उसमें कि वो भागा तो गोली चला दी या उसको मार दिया बिल्कुल ही। और अगर ऑब्वियसली उस बंदे के ऊपर उसने उस तरह का ऑफेंस किया ही नहीं है, मिसाल है उसका जो ऑफेंस है या उसका जो जुर्म है उसमें उसको लगती नहीं है कि वो डेथ सेंटेंस को लगे, या उसको इस तरह का जुर्म है ही नहीं कि वो उसको उम्र कैद सज़ा हो। इस तरह की सूरत हाल में अगर उस पर्सन को वो पुलिस जो सी है जो अरेस्ट करने आई है वो उसको मार नहीं सकती। ये बेसिकली इसमें बताया गया है। सो आगे हम बढ़ते हैं। सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought टू बी अरेस्टेड, कि उस जगह की तलाशी लेना जिस पर्सन को आपने मुलजिम को अरेस्ट करना है वो किसी जगह पे गया है, आपको पुलिस को शक है, तो उस जगह की एक ही तलाशी लेना मुलजिम को पकड़ने के लिए। इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट,
अगर कोई भी बंदा जो कि एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट, जो वारंट ऑफ अरेस्ट के अंदर एक्ट कर रहा है, और एनी पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, जिसके पास ये ताकत है गिरफ्तार करने के लिए, हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसके पास ये उसके पास ये एविडेंस है या उसके पास ये वजह है यकीन करने के लिए, डेट द पर्सन टू बी अरेस्टेड, कि जिस बंदे को अरेस्ट करना है, हैज़ एंटर्ड इनटू, वो दाखिल हुआ है, और इज़ विद इन एनी प्लेस, किसी जगह पे, द पर्सन रिजाइडिंग इन, जो कि बंदा रह रहा है, और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शेल, उस जगह का जो मालिक है या जो रह रहा है और जो उसका इंचार्ज है, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज फोर्सेट, वो जब पुलिस ऑफिसर डिमांड करेगा उस बंदे से जो कि वहाँ पर मालिक मकान है या उस जगह पे रह रहा है, फोर्सेट और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इंग्रेस डेव टू, तो वो इंग्रेस का मतलब होता है एंट्रेंस। सो वो जो बंदा है उस जगह पे, जो मालिक है, जो उस मकान में रह रहा है, वो फ्री इंग्रेस देगा, फ्री एंट्रेंस देगा पुलिस को, ताकि वो अंदर सर्च कर सके और मुलजिम को पकड़ सके, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर सच डेयरिंग, और वो पूरी मावनत करेंगे, मदद करेंगे पुलिस की तलाशी के अंदर। तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर कोई जो सा मुलजिम वो किसी जगह पे चला जाता है, छुप जाता है किसी मकान में, किसी घर में, तो वो जो घर में जो रहता है कोई, उसका जो मालिक है या मालिक मकान है, या ऑब्वियसली जो उस वक्त उस घर में रह रहा है, तो उसको चाहिए कि जब पुलिस बता दे कि हमने अरेस्ट करना है, कि उसको फ्री इंग्रेस दे दे पुलिस को, ताकि वो पुलिस जब अंदर एंटर हुए घर में और किसी प्लेस पे, तो वो आसानी से मुलजिम को, अक्यूज को गिरफ्तार कर सके। तो ये सेक्शन 47 में बताया गया है। सेक्शन 48, प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, तो तरीकाकार जब क्या होगा अरेस्ट करने का, जब इंग्रेस मीन्स एंट्रेंस जो सा है वो ऑब्टेनेबल ना हो। मीन्स ये कि जो जगह का मालिक है किसी घर में अगर छुपा हुआ है, तो वो जो मालिक वो कहता कि नहीं मैंने नहीं आपको अंदर आने देना, पुलिस को कहता है कि अंदर नहीं आने देना, तो फिर क्या तरीकाकार होगा। इफ इंग्रेस टू सच प्लेस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 47, अगर सेक्शन 47 के अंडर जो एंट्रेंस है, इंग्रेस है, वो नहीं मिली पुलिस को, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट, एंड इन एनी केस, तो ये लॉफुल होगा किसी भी केस में एक पर्सन के लिए जो कि अंडर अ वारंट एक्ट कर रहा है, एंड इन एनी केस इन विच अ वारंट में इशू, और किसी भी केस में जिसमें वारंट इशू हो सकता आगे हो सकता है इशू हो, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, लेकिन ये चांस है कि जब वो वारंट लेने जाएं तो वो जो मुलजिम है, जो पर्सन है अक्यूज, वो भागने की उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, to be arrested and opportunity to escape for a police officer to enter such place and such daring, and in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance। बेसिकली पहले इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर सेक्शन 47 के अंडर पुलिस को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा ताकि वो सर्च करे और अक्यूज को या मुलजिम को अरेस्ट करे, तो अगर तो उनके पास वारंट है या वारंट नहीं भी है, तो लेकिन ये खदशा है कि अगर वो वारंट लेने जाए तो वो जो बंदा जो छुपा है वो भाग जाएगा, but cannot be obtained without forcing the person to be arrested and opportunity to escape for a police officer to enter such place and such daring। तो उस सूरत हाल में वो जो सा है, तो उससे पहले तो बताएंगे कि हमने इनको अरेस्ट करना है, इनका ये मामला है, तो आप काइंडली हमें हमारे जो से काम में रुकावट ना दें। लेकिन अगर वो आगे से अलाउ नहीं करते सब कुछ बताने के बावजूद भी, तो पुलिस जो सी है वो एंटर हो सकती है सच प्लेस में, कैसे, टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर
तो कोई भी जो आउटर या इनर विंडो या डोर वगैरह उसको ब्रेक कर सकते हैं उस जगह की जहाँ पर उनको ये डाउट है कि बंदा छुपा हुआ है accused, whether that of the person to be arrested or of any person if after no notification of his authority and purpose। तब जब उन्होंने ये बता दिया कि हमारे पास अथॉरिटी है और हमारा ये पर्पज है इस फलां बंदे को गिरफ्तार करने का एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड, तो जब तक कि उन्होंने ये सारा उन पर वादा कर दिया कि हमें अंदर आने दें, और जब वो सारा कुछ नहीं करते फिर उनके पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी विंडो या कोई डोर तोड़ के बाहर वाला या अंदर वाला अंदर जाए और उसको अरेस्ट करें। तो ये इसमें बेसिकली बताया गया है। ब्रेकिंग ओपन जनाना, अब इसमें ये बताया गया है कि मिसाल है कि कोई घर है या कोई किसी भी जगह पे कोई ख़वातीन वगैरह जब हों, उस सूरत हाल में क्या तरीकाकार होगा पुलिस का अक्यूज्ड को अरेस्ट करने का। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमन, अगर कोई जो प्लेस है वो अपार्टमेंट है और वो उसमें कोई खातून रहती हैं, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, ऑब्वियसली उसको तो अरेस्ट नहीं करना। हु अकॉर्डिंग टू कस्टम, जो रवायत के मुताबिक डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, वो पब्लिक में अपीयर होना अच्छा नहीं समझती। सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शेल, तो वो पर्सन जो गिरफ्तार करने आया या पुलिस ऑफिसर शेल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट में एंटर होने से पहले नोटिस टू सच वुमेन दैट शी इज एट लाइबिलिटी टू विथड्रॉ, उसको खातून को बताएंगे पुलिस ऑफिसर कि हमने यहाँ पर अक्यूज को पकड़ना है, मुलजिम को, इसलिए काइंडली आप हमें अंदर आने दें, मतलब नोटिस देंगे, उनको बताएंगे, नोटिस से मुराद उनको बताएंगे कि आप हमें अंदर आने दें और आप बाहर आ जाएं। दैट शी इज एट लाइबिलिटी, मतलब वो आज़ाद है टू विथड्रॉ, बाहर आने में, एंड शेल अफोर्ड हर एवरी रीजनल फैसिलिटी फॉर विथड्राइंग, और उनको बाहर आने में हर किस्म की मदद करेंगे। एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट, और बाद में वो अपार्टमेंट का अगर तो किसी जगह का कोई दरवाज़ा तोड़ना है, कोई विंडो तोड़नी है, तो वो उसको अंदर जाके वो उसको अरेस्ट करेंगे एक्यूज को। तो ये इसमें बताया गया। सेक्शन 49 की आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 49 कहता है कि पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पसेस ऑफ लिबरेशन, ताकत ब्रेक ओपन डोर्स, तो ये ताकत है पुलिस वालों के पास कि वो तोड़ दें दरवाजे और खिड़कियां और पर्पज ऑफ लिबरेशन, इस मकसद के लिए ताकि आज़ादी किसी को आज़ाद करवाया जा सके। तो उसमें बेसिकली क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा जो सा है पुलिस ऑफिसर या कोई ऑथोराइज पर्सन, वो उसे कोई उल्टा जो सा ना अक्यूज ने कैद कर दी है अंदर, जो भी मामला है इस सिलसिले में बताया गया है। एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथोराइज टू मेक एन अरेस्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन जिसको अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर ऑफ विंडो, वो तोड़ सकता है कोई भी बाहर वाला या अंदरूनी दरवाज़ा या खिड़की ऑफ एनी हाउस, किसी भी हाउस की और प्लेस या जगह की, इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए। मतलब वो गया था कि उसको पकड़ने के लिए अक्यूज को, वो अक्यूज ने उसने मुलजिम साहब ने उसी कोई कैद कर दी, कुंडी लगा दी या वटेवर, जिसमें उसको जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक जगह पे। तो इस सूरत हाल में ऑब्वियसली वो फिर दरवाज़ा भी तोड़ सकता है, विंडो भी तोड़ सकता है, अपने आप को बाहर आज़ादी के लिए, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, लिबरेशन के लिए। In order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making arrest is detained therein, और ये बता रहे हैं कि अगर उसको कैद कर लिया गया उस पर्सन को, पुलिस ऑफिसर को जिसने अरेस्ट करना है, तो वो इस सूरत हाल में दरवाज़ा भी तोड़ सकते हैं, बाहर वाला अंदर वाला खिड़की भी, ताकि वो आज़ाद हो जाए और उसको पकड़ें जाके अक्यूज को। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, इसमें मतलब है कि कोई जितनी कोई अननेसेसरी मतलब जितनी रिक्वायर्ड नहीं है उतनी आपने रुकावट या उतना आपने फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप,
मतलब जिस बंदे को आप अरेस्ट करने आ रही है पुलिस, तो उस पर इतना भी नहीं करेगी कि उसको बिल्कुल ही मतलब ना, आप मकसद ये कहने का कि उसको हैंडकफ किया, आपको पता वो भाग सकता, अब आप उसको जंजीरें पाँव पे बंधो, हर जगह करो और भी करिए उसके साथ, बिल्कुल ही तो ये भी सही नहीं है। आपने अरेस्ट कर लिया, जितना आपको फोर्स चाहिए था अरेस्ट करने के लिए आपने कर लिया, तो ठीक है। अब ये नहीं है कि उसको हैंडकफ किया तो आप जंजीरें बांधना शुरू कर दी ऊपर से टांगों पे सारी, तो इस तरह भी नहीं करना। जितना आपको फोर्स चाहिए अरेस्ट करने के लिए वो आपने करना है, उससे ज्यादा नहीं। द पर्सन अरेस्टेड shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape। इतना ही आपने करना है कि इतनी ही आपने फोर्स इस्तेमाल करनी है कि उसको अरेस्ट कर लिया है, और इससे ज्यादा नहीं करनी, बस ये आपने मेक श्योर करना है वो भागे ना और आपके साथ आए। सो 51 जो है ये बताता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं उनकी तलाशी कैसे करनी है। Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, जब जब कभी भी कोई बंदा गिरफ्तार किया जाता है पुलिस ऑफिसर के थ्रू अंडर अ वारंट, एक वारंट के अंदर, विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, जिसमें बेल जो सा है का मामला नहीं होता, या और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर द टेकिंग ऑफ द बेल, जिसमें बेल का मामला होता है, बट द पर्सन अरेस्टेड, लेकिन जिसको गिरफ्तार किया गया है, कैन नॉट फर्निश बेल, वो बेल नहीं करवा सक रहा, उसको नहीं दे सक रहा। एंड वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, जब कोई भी बंदा गिरफ्तार होता है बगैर वारंट के, और बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट, या किसी प्राइवेट पर्सन जो है पुलिस के अलावा जो गिरफ्तार करता है अंडर अ वारंट, एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल, और वो भी बेल नहीं करवा सक रहा, और इज अनेबल टू फर्निश बेल, या सिक्योरिटी जो है नहीं जमा करवा सकता बेल के लिए। सो उस सूरत में द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, और सो जो बंदा जो ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है, और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन, और अगर जो गिरफ्तार करने वाला प्राइवेट पर्सन है वो द पुलिस ऑफिसर टू होम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, सो वो उसको उसके हवाले करेगा पुलिस ऑफिसर के, टू होम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, में सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, वो सर्च कर सकता है उस बंदे को, अक्यूज को, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, और उससे जो भी आर्टिकल्स का मतलब है कि जो भी उसकी चीज़ें निकलती है बिलोंगिंग्स, फॉर एग्जाम्पल वॉलेट हो गया, वॉच होगी या मोबाइल हो गया, तो वो सेफ कस्टडी में रखेंगे। अदर देन नेसेसरी वीरिंग अपैरल फाउंड अपॉन हिम, मतलब ऑब्वियसली उसके कपड़ों के अलावा जो भी चीज़ें उसकी से निकलेगी तो वो उसको सेफ कस्टडी में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को जब अक्यूज की जब तलाशी लेते हैं, बेशक उसको पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया होता है या किसी प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया होता है, उसकी अगर बेल हो सकती है या बेल नहीं भी उसकी, और अगर होती है तो उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी कि वो बेल करवा सकते, तो वो पुलिस की कस्टडी में है, और जब पुलिस फिर उसकी सर्च करती है तो वो उसके जितने भी उसके पास से बिलोंगिंग्स निकलती है उसकी, चाहे उसका पर्स हो, वॉलेट या कोई मोबाइल या वॉच या वटेवर, तो वो सेफ कस्टडी में रखते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कानून तो यही है, लेकिन हमारे यहाँ पता है कि अगर पुलिस के पास पुलिस अरेस्ट करती है पुलिस, तो फिर मोबाइल भी आमतौर पे ले लेती हैं, या बटुआ जो है उसमें से भी वो चीज़ें उसके, बल्कि रिकवर करने के लिए उसको वापस करने के लिए एक्स्ट्रा भी ये जो है ना ये चार्ज करते हैं, कि अलग फीस होती है, ये हमारा अलमी बहरल लॉ जो है ये कहता है, मैंने आपको बता दिया। ओके, सो 52 सेक्शन 52 है मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, के ख्वातीन की तलाशी कैसे ली जाए, जो जिन ख्वातीन ने ऑफेंस किया होता है, जो उसका कमिट किया होता है, उनकी तलाशी कैसे करनी है। व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ वुमन टू बी सर्च्ड, जब कभी भी ये ज़रूरी हो कि किसी खातून की तलाशी लेनी है, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमन, ऑब्वियसली तो जो सर्च करेगी वो एक खातून ही करेगी, विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, वो इन अ डिसेंट वे जो है सारे पर्दे का और सारा ख्याल रखते हुए वो में फिर तलाशी करेगी, खातून की तलाशी खातून ही करेगी, ये इसमें बताया गया। सेक्शन 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, सो इसके अंदर
बताया गया है कि सीज का मतलब होता है कि आपने उसका जो सा है उसका इख्तियार को ख़त्म कर दिया है या आपने पोजीशन ले लिया है उसके वेपन पे। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर कोड may take from the person arrested any offensive weapons। कोई भी ऑफिसर या दूसरा पर्सन जिसने अरेस्ट किया है अंडर कोड may take from the person, वो उस पर्सन से जिसको अरेस्ट किया गया है ले सकता है any offensive weapons which he has about his person, जो कि उस बंदे से मुतल्लिका है, and shall deliver all weapons so taken, और जो जो weapons लिए गए हैं उनको वो डिलीवर करेगा देगा to the court को, और ऑफिसर before which, या उस अफसर को before which or whom the officer or person making arrest required by this court to produce the person arrested, के हमारे कोड के मुताबिक उस अरेस्टेड पर्सन को बाद में जिस ऑफिसर के सामने लेके जाना है, प्रोड्यूस करना है, या उसके सामने आपने यूज है ना वेपन रखने हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि जिसने भी अगर वहाँ से उसके ऑफेंसिव वेपन्स, कोई चाकू या कोई पिस्टल वगैरह निकलती है मुलजिम की तरफ से, तो वो आपने उस पर कोर्ट में पेश करनी है या उस पर्सन को पेश करनी है कि जिस पर्सन के सामने मुलजिम को लेके जाया जाएगा। तो ये इसमें बताया गया है। तो ये हमने सेक्शन 46 से लेके 53 स्टडी कर लिया है। हम 2016 के अंदर एक और अमेंडमेंट की गई है और उसमें 53A जो है वो शामिल किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। सो 53A, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप एक्सेट्रा बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो एग्जामिनेशन मुआयना किया जाएगा उस पर्सन एक्यूज के जिस पर्सन पे ये इल्ज़ाम है कि उसने रेप किया है एक्सेट्रा। मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका करेगा एग्जामिनेशन। उसमें बताते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, unnatural offense or sexual abuse, or an attempt to commit rape, unnatural offense or sexual abuse under section 376, section 377 and section 377B respectively, and there are reasonable grounds for believing that an examination of this person will afford evidence as to the commission of such offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि जब किसी पर्सन को, मुलजिम को अरेस्ट किया जाता है, किस बिना पर कि उस पर चार्ज होते हैं कि इसने रेप किया है, अननेचुरल ऑफेंस किया है, सेक्सुअल अब्यूज किया है, इन सेक्शंस के अंडर सेक्शन 376, 377 और 377B, जब उस पर ये इल्ज़ाम होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जो भी किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का होता है या अप्लाइड हॉस्पिटल गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी का होता है, तो वो अब एग्जामिनेशन करेगा उस एक्यूज की कि आया वो मेडिकली फिट है, ये ऑफेंसेस कमिट करने का कि इस काबिल है कि ये ऑफेंस कर सकता है मेडिकली, क्या इसमें जो है ये इज फिट टू कमिट दीज क्राइम्स, ये बेसिकली उन्होंने बताया इसमें। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो ये एग्जामिनेशन कर रहा होगा, शेल विदाउट डिले करेगा, विदाउट किसी डिले, बगैर किसी देर के, एग्जामिन सच पर्सन, एग्जामिन करेगा इस तरह के बंदे को, एंड प्रिपेयर रिपोर्ट, और रिपोर्ट तैयार करेगा ऑफ हिज एग्जामिनेशन, मुआयने की, गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली, और उसमें ये सारी डिटेल देगा, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज, नाम और एड्रेस उस मुलजिम का, एंड ऑफ द पर्सन बाय होम ही वाज ब्रॉट, और जो बंदा उसको लेके गया उसका दोनों डिटेल्स, नाम और एड्रेस, द एज ऑफ द एक्यूज, जो उम्र है मुलजिम की वो बताएगा, मार्क्स ऑफ इंजरी, कोई अगर मार्क्स ऑफ इंजरी है, कोई चोट वगैरह, इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज, अगर किसी एक्यूज पे कोई मार्क्स ऑफ इंजरी है, कोई चोट है, कोई जख्म है, उसका भी बताएगा। क्योंकि अक्सर औकात जब इस तरह का मामला होता है, इस तरह के जब ऑब्वियसली जब कोई रेप के मामले होते हैं, इसी का सेक्सुअल अब्यूज के मामले होते हैं, तो उसके अंदर जो विक्टिम की तरफ से रेजिस्टेंस होती है, तो इस असना के अंदर
अक्यूज के इंजरी वगैरह कौन सा ये हो सकती है, वो अगर कोई भी इंजरी होगी तो उसका वो बताएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द अक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। सो उसकी डिस्क्रिप्शन बताएगा मटेरियल की, जो अगर डीएनए टेस्टिंग के लिए जो है उसका मामला किया गया। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रिजनेबल डिटेल, और भी कौन सी है मटेरियल पर्टिकुलर्स जो हो रीजनेबल डिटेल में, अच्छी डिटेल में वो सारा बताएगा। The report shall take precisely the reasons for each conclusion arrived at। जो सी रिपोर्ट होगी उसमें रीजंस भी मेंशन होगी, एक सब कंक्लूजन के जो कंक्लूजन आया उसके रीजन भी मेंशन होगी। द रिपोर्ट शैल स्टेट precisely the reasons for each conclusion arrived at। Subsection 4 बताता है the exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report। वो एग्जैक्ट टाइम जब ये किया गया सारा मामला टेस्ट वगैरह, और कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन जब ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है वो आल्सो वो भी इसमें बताया जाएगा रिपोर्ट में। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शेल विदाउट डिले, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो बगैर किसी देर के फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो रिपोर्ट देगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, who shall forward to the magistrate through public prosecutor referred to in section 173 as part of the report referred to in that section। तो उसमें जो रिपोर्ट बनाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देगा, तो वो उसका जो चलान है जो सेक्शन 173 के अंदर इन्वेस्टिगेशन को जो कंक्लूड करने के बाद बनाया जाता है उसका ये पार्ट होता है। ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये उसका पार्ट होता है जो अक्यूज्ड की रिपोर्ट की जाती है, तो ये उसका चलान का पार्ट बनेगी ये रिपोर्ट, और वो फिर बाद में कोर्ट में चलान के साथ ये रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। तो ये इसमें बताया गया है। तो चलें, आज हमारा ये सेक्शन 46 से लेके 53A तक हमने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके जो रेलिवेंट MCQs हैं लॉ गेट के हवाले से वो देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।